हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 3 या 4 डिजीजेस पढ़ ली थी, जिससे कि हमने बोला था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि वो सिर्फ सेक्सुअली इंटरकोर्स से ही एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही थी। ठीक है, तो उसका सबसे लास्ट और आपकी सबसे मेन डिजीज बची हुई है, जिसे आपने कॉमनली सुन भी रखा होगा, जिसे कि हम एड्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको बता दूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब आप अगर किसी भी हेडिंग को, किसी भी टॉपिक के मेन लाइन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी कुछ वहीं से सीखने को मिल जाता है। ठीक है, एटलीस्ट आप इतना पता लगा सकते हैं कि उस टॉपिक के अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, वैसा ही कुछ इस बीमारी के नाम के साथ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप सबको पता है कि इम्यूनिटी जो होती है 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक इंटरनल होती है जो आपको बाय बर्थ मिलती है, दूसरी इम्यूनिटी आप एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग्स। ठीक है, एड्स जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, और कैसी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, किस टाइप की इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो हम अपने एनवायरमेंट से लेते हैं। ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब किसी चीज की कमी हो जाना, यानी इम्यून सिस्टम का जो भी कैपेबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है। इम्यून सिस्टम अपना जो डिजीज से लड़ने का काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिजीज बहुत बुरी तरीके से एक एडवर्स इफेक्ट डालती है ह्यूमन बॉडी पर। ठीक है, सिंड्रोम, आपको पता है सिंड्रोम मतलब बीमारी। तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एग्जैक्टली मीन्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी डिजीज के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक है, जब तक आप किसी चीज का कॉज नहीं पता करेंगे, आप उसके आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं पता कर सकते। ऑलराइट, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो सबसे पहले आपकी बीमारी का कारण ढूंढना पसंद करेगा, क्योंकि अगर उसे कारण नहीं पता होगा तो वो उसका वैक्सीनेशन नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, वैसे ही हमने बाकी सारी डिजीजेस के भी कॉजेटिव एजेंट पढ़े थे, बैक्टीरियल डिजीजेस थी मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, जो आपका एड्स है उसका पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसे कि हम शॉर्ट में एचआईवी बोलते हैं। तो वायरस से ये पता चल गया कि हमारी ये जो एड्स है ये एक वायरल बीमारी है। ठीक है, एक वायरस के थ्रू होती है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वायरस इन्फेक्शन इतने ज़्यादा हार्मफुल क्यों हो जाते हैं। अभी रिसेंट डेज में आपने कोरोना वायरस के बारे में बहुत सुन रखा होगा, हर कोई जानता होगा। वायरल इन्फेक्शंस क्यों इजीली ट्रीटेबल नहीं होते। ठीक है, वायरसेस में बहुत सारे वैरायटीज होती हैं, बहुत से ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए होता है, और कुछ होते हैं जिनमें आरएनए होता है। ऐसे वायरसेस जिसमें आरएनए पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, और डीएनए को हम सिंपली बोल सकते हैं ज्यादा स्टेबिलिटी होती है डीएनए में, वहीं आरएनए बहुत ही लेस स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है, जब डीएनए से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो उसे ब्रेक डाउन करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? हमें एग्जैक्टली पता है उसका स्ट्रक्चर, वो अपना शेप और साइज चेंज करने में कैपेबल नहीं होता। आपको पता है जो चीज जितनी ही ज्यादा स्टेबल होगी उसे ब्रेक डाउन करने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में स्टेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, आरएनए में किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो अपना शेप और साइज इजीली चेंज कर सकता है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज, अगर आपने कोई बिल्ली देखी, आप बिल्ली को मारना चाह रहे हो, बट बिल्ली ने अपना शेप और साइज चेंज कर लिया। ठीक है, वो चूहा बन गई। अब आपने चूहा समझकर उसके लिए जाल फेंका, बट वो शेर बन गई। ठीक है, तो यही जो है होता है आरएनए के साथ। ठीक है, आरएनए जिस भी वायरस में पाया जाता है, जिस भी चीज में पाया जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी जीरो हो जाती है। अगर स्टेबिलिटी जीरो होगी तो वो इजिली डिटेक्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही केस है एड्स के साथ, या एचआईवी एड्स के साथ। ये एक वायरल डिजीज है, और ये एक ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए ना पाया जा करके आरएनए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, इफेक्ट बॉडीज इम्यून सिस्टम, ये आपको कई बार ये लाइन क्लियर हो गई, और ये मैं आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि
मोस्टली आप ऐसी डिजीजेस के बारे में जानते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को या किसी पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है जा करके, लेकिन एड्स के साथ ऐसा नहीं है। ये आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ही बर्बाद कर देती है, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को या किसी पर्टिकुलर सिस्टम को, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इसको नहीं, ये आपके पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस से, और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एड्स के लिए? फीवर, वेट लॉस, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा, ठीक है। लिम्फ नोड्स, ब्लड और लिम्फ दो सर्कुलेटरी मटेरियल है हमारी बॉडी में, तो जैसे ही ब्लड है और ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, वैसे ही लिम्फ है और लिम्फ के कंपोनेंट्स भी हैं। दोनों ही बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो लिम्फ नोड जहाँ से एक या एक से दो नोड्स लिम्फ जुड़ रहे हों, उस पार्ट को हम लिम्फ नोड बोल देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट हो जाता है, ऑलराइट। तो लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, बहुत ही ड्रास्टिकली आपको ये चीजें नोटिस होंगी, और फीवर आने लग जाता है, ठीक है। कैंसर ऑफ लिम्फ सिस्टम, स्किन कैंसर एंड निमोनिया भी हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं एड्स के सिम्टम्स के अंदर, क्योंकि एड्स किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम को कैरी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एड्स किसी पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, एड्स आपकी पूरी बॉडी को इक्वली अफेक्ट करता है, ऑलराइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। वही पॉइंट्स हैं, सिमिलर पॉइंट्स हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस डिजीजेस में पढ़ रखा है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और पार्टनर अननोन है, आपको नहीं पता है कि उसे एड्स का इन्फेक्शन है, तो आपको भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से हम सबको बचना चाहिए, ऑलराइट। नाउ शेयरिंग ऑफ नीडल्स, आप हॉस्पिटल जाएं और आप ये चीज मेक श्योर करें कि जो आप नीडल्स या सिरिंजेस आपकी बॉडी पर यूज हो रही हैं वो बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, ऑलराइट। तो इसीलिए हमें शेयरिंग ऑफ नीडल्स से बचना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो या घर हो, ठीक है। अपनी पर्सनल हाइजीन का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपकी बॉडी में किसी ऐसे पेशेंट का ब्लड चला गया है जिसको ऑलरेडी एड्स है, तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एड्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, ये किसी भी टाइप के बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिशन से फैल जाती हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम मदर टू बेबी, ये आपको सबको पता है, ये एक कॉमन पॉइंट है जो हर एक डिजीज में हमें देखने को मिला था कि मदर से बेबी में ऑटोमेटिकली ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, ऑलराइट। दिस वाज ऑल अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें मिस हो रहा है, आप सब सोच रहे होंगे, ठीक है, कि वो क्यों नहीं बताया कि इसका क्योर क्या है। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका कोई भी क्योर नहीं है। बहुत टाइम से इस डिजीज पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, यूएसए में सेवरल टाइप की मेडिसिन को यूज भी करके देखा जा चुका है पेशेंट्स पर, बट किसी का भी 100% रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ऑलराइट। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा, ये बहुत ही ज़्यादा कम डिटेक्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएंटली अपना शेप और साइज चेंज करता रहता है, ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एड्स की एक प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन ज़रूर हैं जिनसे पेशेंट को हेल्दियर बनाया जा सकता है, या उसके लाइफ टाइम को बढ़ाया जा सकता है, या उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिससे वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अपनी लाइफ को जी सकता है, ठीक है। बट ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज नहीं है अभी तक, ऑलराइट।